हाँ, जो मैंने फास्टिंग किया था संविधान बनाते के समय, 19 दिन फास्टिंग किया था मैं, और पानी भी नहीं पिया। उसके बाद में 6-7 महीना लगातार मैंने धरना दिया संविधान सभा के अंदर। मैं कानून बनाने वाला, और बाद में मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हुआ वहाँ पे। बाद में मुझे बहुत सीख मिला कैबिनेट में जाने के बाद कि कैबिनेट क्या होता है। इसीलिए भारत के कैबिनेट में या दुनिया के कैबिनेट में जाने के बाद उनको सीख मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है, और सबको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने देते। SC ST OBC में आज मैं बताना चाहता हूं कि यदि मोदी जी बीजेपी का लीडर नहीं होते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंदर की बात है कि संविधान को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का भूमिका होता है जी, संविधान, और देश को सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और विपक्षों का भूमिका प्रतिपक्ष जो है मजबूत होनी चाहिए, जब भी प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। नेपाल का सिचुएशन क्या बना, एक ही जात की पार्टियां हैं, एक ही धर्म वाले पार्टियां हैं, एक ही पार्टी के एक ही जाति के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पार्टी चलाते हैं, और हाई लेवल पे करप्शन है। और सर भारतवर्ष के पूरे लोग, तमाम लोग जो है वो वही बात पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और उनकी बात यह है कि आप नेपाल के कानून मंत्री रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह आपको भाग के आना पड़ा दिल्ली में? भाग के आना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो भागना और आना जाना ऐसा कुछ नहीं है। अब शेख जी जो है, अब बांग्लादेश के जो लोगों हैं उनके द्वारा वहां आए, ये बात है। लेकिन नेपाल के लोग पहले भाग के इंडिया आते थे जब माओइस्ट का जो है इशू चल रहा था। बड़ा प्रशासन आपके ऊपर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आपके वहां नेपाल के कानून मंत्री रहे हैं और आपको दिल्ली भाग कर आना पड़ा है, और पूरे समाज में और पूरी दुनिया में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक नेपाल का जो मंत्री रहा, कानून मंत्री, उसे दिल्ली में आके शरण लेनी पड़ रही है। तो क्या कारण है, क्या राजनीति, आज आप दिल्ली और भारत की राजनीति पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वजह क्या रही? देखिए, सवाल यह है कि नेपाल में लोकशाही आ गई है जी, लेकिन लोकशाही खत्म करने के लिए नेपाल में तो भारत में भी है सर। हाँ, लेकिन जनताओं की जो संविधान है बन चुका है। जितना अच्छा संविधान बनना चाहिए नेपाल में नहीं बना, बहुत कमजोर संविधान बना है। लेकिन आज नेपाल में एक जाति और एक भाषा और भेष का यानी राज स्थापित हो गया है। हाई लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, हाई लेवल पे करप्शन है, यानी 72% तक करप्शन है, और एक ही जात है जो है सो क्रीम खा रहा है। इसीलिए फिर वहां एक बहुत बड़ी ताकत से लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल की लोकतंत्र को खत्म कर देनी चाहिए, और नेपाल में लोकतंत्र जो है खत्म करके फिर राजा को वापस लाना चाहिए और हिंदी राष्ट्र बनाना चाहिए। तो ये हमें कदापि मंजूर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि भारत का असल मित्र हो सकता है तो वो डेमोक्रेट ही हो सकता है, वो कैपिटलिस्ट, टेररिस्ट और कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है भारत का मित्र। लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। तो मेरे ये मानना है कि जो जो लोग फिनांस कर रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है, मैं ये कहने आया हूं, और जो जो लोग फिनांस कर रहे हैं अभी कि नेपाल में राजा वापस आ जाए, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजशाही को लाने का काम क्यों करना चाह रहे हैं। राजशाही का पीड़ा सुनिए, राजशाही का पीड़ा मैं भोगा हूं। आप लोग हिंदू राष्ट्र में पैदा नहीं हुए, नेपाल हिंदू राष्ट्र और हिंदू राजा था, उस समय हम लोग पैदा हुए। कितना दर्द, पीड़ा और कष्ट हम लोग ने भोगा है, ये मैं आपको बता सकता हूं। इसीलिए दोबारा वापस राजशाही और हिंदू राष्ट्र हम उसको कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और आप मुझे मानिए, मैं आते रहता हूं इंडिया, समझ रहे ना, मैं आते रहता हूं। हम भारत के असल मित्र हैं, मित्र राष्ट्र के लोग हैं, और मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूं, मैं बुद्ध का फॉलोअर हूं, और मैं डेमोक्रेसी का एक हिमायती भी हूं। समझे कि नहीं? आप डेमोक्रेसी के हिमायती हैं, मैंने आपकी बात बड़ी करी, लेकिन यहाँ समाज के लोग, यहाँ जो अम्बेडकरवादी लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, वो सबसे बड़ा प्रश्न यही करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के कानून मंत्री को
भारत में आके शरण लेनी पड़ी? देखिए, संविधान सभा के सदस्य रहने के बाद और वहां के कानून बनाने में जो हमारी भूमिका रही, हम काफी एक्टिव रहे। और भारत का संविधान की तरह नेपाल के संविधान बननी चाहिए। दुनिया के जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का जो अच्छे में जो संविधान का जो मसौदाकार है, उन लोगों ने भी कहा कि भारत के संविधान की तरह नेपाल का संविधान नहीं बना और नेपाल का संविधान अच्छा संविधान नहीं बना। फिर भी दलित महिला ने बनाया। नहीं, वो गलत बातें हैं। वही वही तो बता रहा हूं मैं कि आरएसएस वालों ने गलत र्यूमर करके, अच्छा, जब मैं संविधान सभा को मैं बता रहा हूं, मैं जब दिल्ली आया ये कहा जाता है संविधान के सुझाव लेने के समय, जब मैं दिल्ली आया, जैसे आज मैं आया हूं, आप बता रहे जी हैं, जी जी। तो कोई कहते हैं कि भैया अब नेपाल आए, नेपाल से आते हैं, तो कोई कहते हैं आपका प्रोग्राम के लिए आते हैं। आपने देखा कि जंतर मंतर पे हमने अपना विचार को रखा, स्पीच बिल्कुल रखा। बिल्कुल, वीडियो वायरल है। हाँ, वो हमको बुलाते हैं। अब वीडियो वायरल है वो। हाँ, जी। तो काफी लोग मुझे जो है वो रिक्वेस्ट भी करते हैं। आज भी का एक प्रोग्राम है, तो मैं 2-3 दिन से इलाज में भी था। मेरा ये मानना है, देखिए, कि नेपाल का जो संविधान बना है, वो संविधान जनता का संविधान नहीं है। अच्छा, तो दलित महिला ने और बनाया। वो दलित महिला ने नहीं बनाई। नेपाल के संविधान सभा में एक ही बाबा साहब के ब्लड है, आप जो बुद्ध और अशोक सम्राट के ब्लड है। जो जितने हमारे महापुरुष हैं, उनका ब्लड विश्वेंद्र पासवानी है, जो वहां लड़ाई लड़ा, वहां संघर्ष किया, और जो भी एजेंडा संविधान में ला पाया, वो मेरी ताकत से। और वहां के सारे दुश्मन लोग, मैं बता रहा हूं आपको, सारे दुश्मन लोग गलत फहमी में, फेसबुक मीडिया में आपको बता रहा था क्या महिला, दलित महिला परीक्षार्थी, वो पूरे मीडिया में उधर हम लड़ाई कर रहे थे संसद में, संविधान सभा में, कानून की लड़ाई हमारी चल रही थी। कानून में हमारा हक अधिकार मिलनी चाहिए। 85 को भी पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को भी जनसंख्या अनुपात में भागीदारी मिल जाना चाहिए संविधान में। सर, ऐसा क्या रहा कि आपको संघर्ष करना चाहिए, आपको संघर्ष करना चाहिए था नेपाल के अंदर, और जनता और नेपाल के साथ होती, आप कानून मंत्री रहे वहां के, तो आपको ऐसा क्या रहा कि आपको इंडिया आना पड़ा और भारत से आपको अपनी मदद आवाज उठानी पड़ी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में अंबेडकर और बुद्ध का फॉलोअर्स है, और तथागत बुद्ध सत्य मार्ग पे चलते हैं। झूठे मार्ग पे चलने वाले लोग इंडिया और नेपाल में जो है झूठे मार्ग पे, रास्ता पे, जो असत्य है मार्ग, उस पे चलने वाले लोग काफी है। और मेरा एक प्रॉब्लम रहा है कि मेरा लीवर, पेंक्रियाज और पीथेलिया कटा है ना, आंत भी 10-12 इंची कटी है। हाँ, जो मैंने फास्टिंग किया था संविधान बनाते के समय, 19 दिन फास्टिंग किया था मैं, और पानी भी नहीं पिया। उसके बाद में 6-7 महीना लगातार मैंने धरना दिया संविधान सभा के अंदर। मैं कानून बनाने वाला, और मैं बाद में मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हुआ वहां पे। बाद में मुझे बहुत सीख मिला कैबिनेट में जाने के बाद कि कैबिनेट क्या होता है। इसीलिए भारत के कैबिनेट में या दुनिया के कैबिनेट में जाने के बाद उनको सीख मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है, और सबको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनने देते। SC ST OBC में आज मैं बताना चाहता हूं कि यदि मोदी जी बीजेपी का लीडर नहीं होते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंदर की बात है। और मुझे सीख मिला, नेपाल में 37 प्रधानमंत्री हुए, आज तक SC ST OBC माइनॉरिटी का एक भी नहीं हुए। अभी 2 सुनिए, मैं बता रहा हूं, 2 बातें कहना चाहता हूं। एक बात यह है कि संविधान को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का भूमिका होता है जी, संविधान, और देश को सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और विपक्षों का भूमिका होती है। प्रतिपक्ष जो है मजबूत होनी चाहिए, जब भी प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। नेपाल का सिचुएशन क्या बना, एक ही जात की पार्टियां हैं, एक ही धर्म वाले पार्टियां हैं, एक ही पार्टी के, एक ही जाति के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पार्टी चलाते हैं, और हाई लेवल पे करप्शन है, और हाई लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है। आज 2-3 दिन पहले एक वायरल हुआ है कि एक परियार जाति के, जो SC के जो जाति के लोग कफन देने के लिए कंधे पे लाश बुक करके जा रही हैं, और 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग, हाँ, 3 लोग गया, बाकी कोई चौथे लोग गांव के लोग नहीं गए, छोटी जात कहने के कारण से। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना हाई लेवल पे है नेपाल में। अभी मैं बता रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि नेपाल की राजशाही खत्म हुई है, नेपाल की डेवलपमेंट जो है जरूरी है, और नेपाल की राजशाही खत्म हुई, हिंदूशाही खत्म हुई,
और नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, इसीलिए मजबूती से डेमोक्रेसी बढ़े, उसके लिए सब लोग मिल के काम करें। भारत और नेपाल की पुरानी संबंध रही है। सर, ये मेरा एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि आपने कहा नेपाल की डेमोक्रेसी बढ़ी है। अगर नेपाल की डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री अपनी जात में चुना जाता, सब कुछ होता है, तो आप शायद मंत्रिमंडल के ऐसे प्रभावी नेता ना होते जिसे कानून मंत्रालय दिया जाता। लेकिन आपको कानून मंत्रालय दिया गया, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि वहां जाति व्यवस्था के हिसाब से चयन किया जाता है, तो आपको ऐसे मंत्रालय क्यों दिए गए जिसपे सवालिया निशान उठते हैं और जो कानून का प्रॉपर संशोधन या कहें तो उसे लागू करने की क्षमता रखते हैं? आज मैं बता रहा हूं आपको, डेमोक्रेसी आए करीब करीब 15 साल हो गए। आप नेपाल में, हम विश्वेंद्र पासवान के बाद यदि कोई भी एक बार बना होगा, लेकिन आज कोई कैबिनेट मिनिस्टर नेपाल में नहीं है। आज का दिन मैं बता रहा हूं, आप ढूंढिए, आप प्रश्न खड़ा करिए। मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का फॉलोअर्स नेपाल में बढ़े हैं। हाँ, बुद्ध का फॉलोअर्स नेपाल में बढ़े हैं, मैं इसमें खुशी मानता हूं। और दूसरी बात यह है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता रहा है, संबंध रहा है, बुद्ध और अंबेडकर से, सम्राट अशोक से, है ना, तो ये मुझे मान के चलना है कि हम नेपाल और भारत के लोग, सिर्फ सिटीजन हमारा अलग है, राष्ट्र अलग है, लेकिन हम लोग बिल्कुल सब एशिया के लोग, हम एक हैं, सब मिल के आगे बढ़े। चलते चलते आखिरी सवाल है मेरा कि ऐसे जो आपके नेपाल में आप मंत्री रहे और आपके बहुत सारे समर्थक भी होंगे, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी आपका समर्थन कर रहे हैं? आज आप इंडिया आ गए हैं नेपाल छोड़कर, तो आपने अपना आंदोलन वहां क्यों नहीं चलाया सशक्त तरीके से? देखिए, वहां के आंदोलन सशक्त रूप से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, घटा नहीं है, घटने नहीं देंगे। तो आपने वहां से लीड क्यों नहीं किया? मैं अभी 2-3 दिन के बाद जा रहा हूं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2-3 दिन के बाद मैं नेपाल फिर वापस जा रहा हूं और मैं जाऊंगा। मेरा यहाँ एक मानना है कि जब तक भारत की मजबूती नहीं होगी, भारत की लोकशाही मजबूत नहीं होगा, भारत के संविधान नहीं बचेगा, और दिल्ली में नेपाल के लिए लोग जो है संसद में और नेपाल के संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटियों को लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और सबकी जनसंख्या अनुपात में भागीदारी को तय करो, यानी प्रतिनिधित्व का जो सवाल है ये तय करो। बिल्कुल, एक ही जात के लोग, एक ही धर्म के लोग और एक ही परिवार के लोग क्यों बनेंगे? क्या मतलब है? क्या जरूरी है? तो वो लोग लोकशाही नहीं है, मान लो लोकशाही नहीं है। तो इन लोगों से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई नेपाल की लोकशाही में आप मजबूती से हमको, है ना, चलिए, नैतिक रूप से समर्थन। नेपाल की जनता को आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? नेपाल के जनता को ये शब्द कहना चाहूंगा कि नेपाल के लोगों में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा है, हम अगले 25 के बाद नेपाल की लोकतंत्र को बचाएंगे, नेपाल के संविधान को पुनर्लेखन भी करेंगे और नेपाल के SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासियों को, मूलवासियों को हक अधिकार भी देंगे। और जो ब्राह्मण है, जो नीचे तबका में रखा गया है आज तक, जो उसको ऊपर नहीं उठने दिया है, उन लोगों को भी सम्मान के साथ हक दिलाएंगे और सुंदर नेपाल बनाएंगे। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति राष्ट्रीयकरण कराएंगे, उनको जेल के कोठरी में अच्छे भोजन देके रखेंगे, ठीक है, और देश सुंदर बनाएंगे। ये क्रांति होगी नेपाल में।